बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वीडियो में आपको अपने डॉक्टर जिनसे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था उनसे मिलवाना चाहता हूँ। डॉक्टर जवाद गुजरात हेयर ट्रांसप्लांट के मालिक हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेटअप है इनका। और मैं आज आप मुझसे जो लोगों ने बेशुमार सवाल पूछे थे उनका जवाब मैं आज आपको डॉक्टर साहब की जुबानी दिलवाना चाहता हूँ। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? बहुत शुक्रिया मेहसन, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा ही अच्छा ये एफर्ट की है और नॉलेज इज़ अ ब्लेसिंग। 95% जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो इस पे कुछ पढ़े, कोई रिसर्च किए बगैर, कुछ इंफॉर्मेशन लिए बगैर आते हैं। उसी वजह से वो गलत हाथों में ट्रैप भी हो जाते हैं और दे एंड अप लाइक अ वेरी बैड हेयर ट्रांसप्लांट। तो हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली 3 तरह की टेक्निक्स हैं। एक है FUT जिसे फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो कि मियां साहब की हुई है, और एक है FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, और तीसरी है बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट हर बंदा उसका कैंडिडेट नहीं होता। ये ज्यादातर उन लोगों में की जाती है जिनका डोनर पुअर हो, यानी कुदरती तौर पर भी वो पुअर हो सकता है या कहीं से कुछ सर्जरी करवाने के बाद डोनर एरिया डिप्लीट कर गया तो उसमें फिर हम चेस्ट से या बियर्ड से निकालते हैं, तो वो बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कहलाती है। अच्छा, दूसरा सवाल है सर कि यानी कि मुख्तलिफ डोनर एरियाज के बारे में हमें बताइए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो डोनर एरिया वो सेफ डोनर जोन होना चाहिए। अगर आप स्कैल्प से सर से ले रहे हैं तो वो भी सेफ जोन होना चाहिए। चेस्ट के आपको पहले इसका वैल्यूएट करना पड़ता है, बालों का करेक्टर, उनकी साख्त, उनका डायमीटर, वो चेस्ट और बियर्ड 3 हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो बाकी बॉडी के यानी बाजू के, बाज लोग कहते हैं हमारी बैक पे बड़े हेयर हैं, वो नहीं यूज होते क्योंकि वो ऑफ एंड ऑन गिरते रहते हैं। और इसमें डोनर एरिया की हेल्थ जो है वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। हर जगह का बाल इस्तेमाल नहीं किया जाए। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे मैक्सिमम ग्राफ्ट हम हासिल कर सकते हैं? हाँ जी भैया, सबसे अच्छा सवाल ये है। अच्छा, आजकल पहले तो सबसे पहले आपको ये करना है, अपने आप को बचाना है बैड मार्केटिंग टेक्निक से। बैड मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है कि हर जगह FUE को इस तरह पोस्ट किया जाता है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक है। इसमें ना ही को पीछे कट होता है, ना ही पीछे कोई निशान होता है। ये टोटली गलत मार्केटिंग है। अभी तक कोई ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बनी नहीं, ना पाकिस्तान में, ना अमेरिका में, ना किसी मुल्क में, जिसमें आपकी बैक पे, डोनर पे कोई निशान ना पड़े। कट वाली में एक लाइन पड़ती है बारीक सी और बगैर कट वाली में डॉट्स बनते हैं। अब FUE चूंकि अनफॉर्चुनेटली ये हमारा स्टाफ जगह जगह छोटे छोटे शॉप्स में उन्होंने अपने इदारे बना लिए, वो इसको मार्केट करते हैं कि इसमें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये बड़ी सेफ है। ऐसा नहीं है। अगर ये प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर कर रहे हैं तो देन इट्स सेफ, अदरवाइज ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब हर बंदा FUE का कैंडिडेट नहीं होता, हर बंदा FUT का कैंडिडेट नहीं होता, और हर बंदा बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं होता। सिंपल एज दैट कि अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बाल गिरे हुए हैं, आपकी कवरेज ज्यादा चाहिए, आपको ग्राफ्ट ज्यादा चाहिए, तो आपको FUT करवानी चाहिए। उसमें आपको पहले सेशन में काफी ग्राफ्ट 4000 प्लस मिल जाते हैं, जिसमें आपकी लुक डेंसिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपके ग्राफ्ट्स कम है, आपका हेयर लॉस कम है और आपको थोड़े ग्राफ्ट्स चाहिए, तो फिर FUE इज अ गुड चॉइस। तो इस तरह बाज लोगों में हम पहले FUT बाद में FUE इसका कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं। बाज सेंटर्स पे इसको दोनों को मिलाकर कॉम्बो टेक्निक भी की जाती है ताकि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स को बढ़ाया जाए। अच्छा, अब हमें आप ये बता दें कि FUT और FUE में ग्राफ की क्वालिटी सेम रहती है या इफेक्ट हो सकता है, यानी कि रिजल्ट उन दोनों का वेरी करता है या एक जैसा? नहीं, आप अगर लेट्स से आप FUT में 1000 ग्राफ्ट लगा रहे हैं और FUE में भी 1000 लगा रहे हैं तो आउटकम दोनों में सेम होगा। ठीक है। डिफरेंस तब आता है जब नंबर में डिफरेंस आता है। अगर क्वांटिटी उनकी ज्यादा हो रही है तो लुक अच्छी बनेगी, अदरवाइज
दोनों में 3-3 या 2-2 हजार लग रहे हैं तो आउटपुट दोनों में सेम होगा एट द एंड ऑफ डे। ठीक हो। अच्छा, अब आप हमें बता दें कि जो ग्राफ्ट के बारे में लोग काफी ज्यादा सवाल करते हैं कि ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन या ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन जो है, इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट? सर, हेयर ट्रांसप्लांट में एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट, इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन। अगर एक्सट्रैक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे, ट्रेन डॉक्टर नहीं है, उसका एंगल ठीक नहीं है, अगर आपका स्टाफ जो उसको पुल कर रहा है वो उसको पता नहीं है कहाँ से पकड़ के पुल करना है, तो वो डैमेज कर देगा। उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो गए तो वो ग्रो नहीं करेंगे। उसी तरह लगाते वक्त अगर प्रॉपर आपके पास इंस्ट्रूमेंट गैजेट्स नहीं है, रिफाइंड गैजेट्स चाहिए हमें, और उसको बंदे को जो लगा रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसको पता होना चाहिए कहाँ से पकड़ के उसको पुश करना है, इंजेक्ट करना है। अगर वो नहीं कर रहा तो लगाते वक्त भी ये डैमेज हो सकते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन भी और प्लांटेशन दोनों इंपॉर्टेंट है इक्वली। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि हर इंसान जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है उसका रिजल्ट सेम क्यों नहीं आता? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें ना वेरी करता है आपकी इक्विपमेंट पे, आपकी क्वालिटी पे, आपके ड्यूरिंग प्रोसीजर, आपके ग्राफ्ट के सर्वाइवल टाइम पे, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका अमला, आपका डॉक्टर ट्रेंड है कि नहीं। अब एक सेंटर 3000 ग्राफ्ट निकाल रहा है, आउटपुट उसका 800 जड़ों का आ रहा है, तो इट मीन्स कि उसने निकालते वक्त भी डैमेज किए हैं, लगाते भी डैमेज किए हैं, और ड्यूरिंग प्रोसीजर भी वो डैमेज कर रहा है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और सबको वो मद्देनजर रख कर फिर उसका रिजल्ट आता है। अच्छा, यानी कि लोग जो सेंटर जो चूज करते हैं उसके लिए उनको पहले क्या चीज देखनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है सर। इसमें पूरी दुनिया में इसकी गाइडलाइंस बन गई है। पाकिस्तान में हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी हैं कि आपने किस तरह एक सेंटर चूज करना है, किस तरह आपने डॉक्टर चूज करना है, और अगर आप इंटरनेशनल रिकमेंडेशन पे जाना चाहें तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, इनकी वेबसाइट्स पर भी आपको तमाम गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आपने डॉक्टर कौन सा चूज करना है, उसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने डॉक्टर को प्रूव कैसे करना है कि आप कैसे उससे रिजल्ट्स देखने हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने कौन कौन से स्टेप्स हैं जो डॉक्टर के करने वाले हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो अमले के करने वाले हैं। ये सारी गाइडलाइंस आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगी। अच्छा, अब हम ये भी देखते हैं कि कुछ सेंटर हैं जो कि बहुत ही लो प्राइस के ऊपर जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और कुछ सेंटर हैं वो हाई चार्ज कर रहे हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, किस चीज की वजह से? अब लोग चाहते हैं कि हमें इकोनॉमिक भी हो, और हमें उसमें क्या चीज है, हेल्थ चाहिए इंसान को या पैसा देखना चाहिए, क्या एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये आपकी नेसेसिटी नहीं है। यानी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज आपने करना ही करना है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी थ्रू आउट वर्ल्ड ये चीप हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके जो बैक एंड पे जिसकी जो प्रोडक्ट्स आती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। जी। तो अगर आप इसको लो एंड पे करवाएंगे तो इट मींस कि वो सेंटर प्रॉपर नहीं होगा, वहां पे डॉक्टर ट्रेन प्रॉपर नहीं होगा, और वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज कर रहे होंगे। यानी वो हाइजीनिक आपको जो है स्टरलाइजेशन से लेके हर स्टेप्स को भी इसकी कॉस्ट आती है। अब कुछ लोगों को हमने देखा कि वो सर्जरी करवाते हैं, उनको इन्फेक्शन या इस तरह की चीज हो जाती है, जो कि हमने पिछले दिनों एक एक्ट्रेस थे हमारे, उनका भी देखा। तो उसमें क्या चीजें हैं जो हमने देखनी होती है? देखिए सर जी, कोई भी प्रोसीजर हो जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन हो, इन्फेक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, वो कहीं से भी हो सकती है, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जो अच्छे देखना ये है कि इसका परसेंटेज कितनी है। एक अच्छे स्टैंडर्ड वाले सेंटर पे जहाँ स्टरलाइजेशन से लेके आपके डिस्पोजेबल, ट्रूली डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, वहां पे इन्फेक्शन रेट कितना है। तो अगर तो वो लेस देन कह रहे हैं कि 5% इट मींस के इट्स गुड, ठीक है। तो बाकी पेशेंट की पोस्ट सर्जिकल केयर भी बड़ा मैटर करती है। अब हम पेशेंट को कहते हैं जी 2 दिन आपने डस्ट पे या किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे कोई गर्द, मट्टी, मक्खी वगैरह हो। अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो इन्फेक्शन तो वहां से भी हो सकता है। तो ये दोनों तरफ से, डॉक्टर की तरफ से भी है और पेशेंट की तरफ से भी। ठीक है। मींस कि जब आपने सेंटर यूज करना है, आप उसका विजिट करें,
उधर के इक्विपमेंट्स को चेक करें, और अगर कोई प्रोसीजर वहां पे हो रहा है तो उनका प्रोसीजर लाइव कैसे परफॉर्म करते हैं, उससे आपको खुद से अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा डॉक्टर बेहतर है और किस जगह से आप अपना जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब आप आखिरी सवाल है मेरा कि हमें ये बताएं कि क्या जो इंसान पहली दफा हेयर ट्रांसप्लांट कराने आ रहा है, क्या उसको अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना चाहिए कि मुझे मल्टीपल सेशंस की जरूरत है, कि मुझे पहले FUT करवाना चाहिए या FUE करवाना चाहिए, जो बंदा इसमें ज्यादा ग्राफ्ट चाहता है या ज्यादा डेंस रिजल्ट चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये तो इसमें ना ये आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि एक हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी इनफ नहीं है, क्योंकि हमारा हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। जी, लेट्स से कि जैसे आपकी सर्जरी की थी तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त आपका 60% के करीब हेयर लॉस था, 40% आपके बचे हुए। 60% मीन्स कि आपको कुछ 60-70 हजार ग्राफ्ट चाहिए। तो एक सर्जरी में आपने 4000 लगा लिए, अब एक हम या 2 और प्लान कर लेंगे, तो उसमें डेंसिटी को ऐड ऑन करते हैं और बेसिकली सेकंड और थर्ड सेशन में हम इंटरलॉकिंग करते हैं। ठीक है, ये पहले जैसी डेंसिटी तो नहीं होगी, लेकिन चूंकि इंटरलॉकिंग करने से वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं कि ये बाल गले लगे हुए हैं। जी। तो एक सर्जरी कभी भी इनफ नहीं होती, आपको 2 या 3 सेशन जरूर चाहिए एक अच्छी और बेहतर लुक के लिए। अच्छा, उसमें आप बताएं कि पहले फिर FUT करवाना चाहिए या FUE करवाना? डिपेंड करता है आपके डोनर पर, आपकी लेग्जिटी पर। अगर आपका डोनर डेंस है, लेग्जिटी बहुत अच्छी है और आपको ग्राफ्ट ज्यादा चाहिए, तो मेरे ख्याल में, मेरी नॉकस सर्कल के मुताबिक आपका फर्स्ट सेशन जो वो FUT होना चाहिए और वो मेगा सेशन होना चाहिए। मेगा सेशन होना। और फिर सेकंड सेशन के लिए आप आते हैं तो फिर आपको स्ट्रिप की जरूरत नहीं है, फिर हम 2000 से 3000 का FUE प्लान कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो हम डॉक्टर साहब से मजीद भी पूछेंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।